हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। इस वीडियो में आज हम समझेंगे अकाउंटेंसी का सिलेबस क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीबीएसई बोर्ड से हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम थ्योरी का, वो 80 नंबर का आएगा और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। अब ये जो 80 नंबर हैं ये आपके दो बुक्स में डिवाइडेड हैं। आपके पास दो बुक होंगी। पहली बुक होगी अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप एंड कंपनीज। इसमें 3 यूनिट है। एक यूनिट एनपीओ के लिए, दूसरी यूनिट पार्टनरशिप के लिए और थर्ड यूनिट होगी कंपनी के लिए। अब उसके बाद आपके पास चॉइस मिलेंगी, या तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस की एक बुक ले सकते हो या फिर आप ले सकते हो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की। 11th में तो आपने पढ़ा ही होगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का चैप्टर। तो इसमें आपकी एक पूरी बुक कर दी गई है जो कि 20 नंबर की है। तो ये आपके पास ऑप्शनल है, या तो आप कंप्यूटर वाली बुक ले सकते हो जिसमें से 20 नंबर का पूछा जाएगा, या फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जिसमें आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एनालिसिस करते हैं, रेशोज वगैरह समझते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो ये भी आपका 20 नंबर का होगा। चॉइस आपकी है। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि क्या कंटेंट है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बुक के बारे में पढ़ते हैं और उसमें है आपका पहला चैप्टर, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। तो उनके लिए अकाउंटिंग किस तरह से करते हैं ये इसमें आप सीखोगे। तो सबसे पहले आप इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट सीखोगे, इसका क्या मतलब है। फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, ये आप सीखोगे। फिर एनपीओ में प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बनाकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। तो इसका क्या फॉर्मेट होता है, इसको कैसे बनाते हैं, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, फिर एनपीओ की बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें आप समझोगे। तो एनपीओ वाला चैप्टर आपका 10 नंबर का है और एक ही चैप्टर में इसमें सब कुछ गिवन है। अब स्टार्ट हो जाती है आपकी यूनिट सेकेंड जिसका नाम है पार्टनरशिप फर्म्स के लिए किस तरह से अकाउंटिंग करते हैं। क्लास 11th में जो आपने अकाउंटिंग सीखी थी वो पूरी की पूरी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स के लिए थी, यानी ऐसे व्यापार के लिए जिसमें एक ही व्यक्ति उसका मालिक होता है। लेकिन क्लास 12th में आप पार्टनरशिप फर्म के लिए भी अकाउंटिंग सीख रहे हो, कंपनीज के लिए भी और साथ ही साथ एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। अब इसमें कई सारे चैप्टर आपके बनेंगे, जैसे कि जो फर्स्ट चैप्टर होगा उसमें सिर्फ बेसिक चीजें ही समझाई जाएंगी, जैसे कि पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। फिर जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो किस तरह से वो अप्लाई होता है। फिर जो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट हैं वो कितने तरह के होते हैं, वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों ही तरह के कैपिटल अकाउंट आप इसमें बनाना सीखोगे। फिर एक और अकाउंट बनता है पार्टनरशिप फर्म में जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, अब तक आपने देखा था कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और जो भी प्रॉफिट होता था वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता था। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं तो प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटा जाना होता है, साथ ही साथ कुछ प्रॉफिट को रिजर्व में भी ट्रांसफर करना पड़ता है। तो प्रॉफिट को कहाँ कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं उसके लिए एक अलग अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये आपके लिए नया अकाउंट है। फिर उसके बाद अगर कोई एंट्री लिखने से रह गई है तो उसकी एडजस्टमेंट किस तरह से करने हैं, जैसे कि कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाना हो उसको कैसे करेंगे, ड्राइंग पर इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, सैलरी की एडजस्टमेंट और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर उसके अकॉर्डिंग किस तरह से नया निकलेगा वो आप देखोगे। उसके बाद आपने 11th में सिर्फ गुडविल की डेफिनेशन ही पढ़ी थी, उसका मतलब समझा था, लेकिन अब यहाँ पर आप इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझोगे। तो थ्योरी के साथ साथ आप इसमें समझोगे कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके लिए जो मेथड्स हैं वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। तो तीनों मेथड से आप गुडविल की वैल्यू निकालना सीखोगे। और यहाँ पर एक टॉपिक है जिसका नाम है रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल, और ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो अगर ये आपकी बुक में है तो आप इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद पार्टनरशिप यूनिट में ही सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन। मतलब अगर कोई पार्टनर छोड़ के चला जाए या फिर कोई पार्टनर नया आ जाए या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले ले तो फिर किस तरह से पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस आते हैं वो इसमें सीखोगे। तो सबसे पहला चेंजेस होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो में किस तरह से चेंजेस होते हैं, और जब चेंजेस होगा तो कौन सा पार्टनर अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करेगा, तो उसके लिए आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालोगे। सिमिलरली गेनिंग रेशो होता है। फिर जो असेट्स हैं उसको आप दोबारा से वैल्यू निकालोगे कि जितनी भी असेट्स हैं उसकी अब नई वैल्यू क्या है, और जो लायबिलिटीज़ है
उसको दोबारा से असेस करोगे कि कितनी लायबिलिटीज हैं, फिर उसी तरह से उनको ट्रीटमेंट करके रिजर्व एंड जो भी आपके अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। फिर उसके बाद बनाओगे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ही आप सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को दोबारा से निकालते हो। उसके बाद अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तब उस पार्टनर के आने पर दूसरे पार्टनर्स के प्रॉफिट में क्या चेंजेस आता है, क्या कोई गेन करता है प्रॉफिट में या फिर कोई प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करता है, नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, फिर जो गुडविल होगी फर्म में उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, जो नया पार्टनर आएगा वो किस तरह से गुडविल लेकर आएगा। फिर यहाँ पर दोबारा से लायबिलिटीज का, रिजर्व का, प्रॉफिट का और एसेट्स का आप रीवैल्यूएशन करोगे और साथ ही साथ नया कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखोगे। तो पार्टनरशिप फर्म में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर स्टार्टिंग में आपको समझ में आ जाता है तो लगभग सिमिलरिटी आपको आने वाले सभी चैप्टर्स में मिलेगी। फिर यहाँ पर आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए अकाउंटिंग करी थी, तो इसी तरह से अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है तो किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। जब कोई पार्टनर छोड़कर चला जाए पार्टनरशिप फर्म को तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या चेंजेस आते हैं, गुडविल का किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। सिमिलरली वही पहले की तरह एसेट्स, लायबिलिटीज, जो आपने पुराने प्रॉफिट्स हैं, जो रिजर्व्स हैं, उनकी किस तरह से वैल्यू निकालोगे और जो नई वैल्यू निकल के आएगी वो पार्टनर्स आपस में कैसे बांटेंगे। फिर कैपिटल्स अकाउंट्स को एडजस्ट करोगे, जिस पार्टनर को जो देना है वो दोगे और जिस पार्टनर से लेना है वो लेने के बाद नया बैलेंस शीट, और अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म में तो वो लोन अकाउंट बनाकर आप पूरी पार्टनरशिप फर्म को रीवैल्यू करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो डेथ तक के प्रॉफिट में से उसके पार्टनर का शेयर कितना होगा ये निकालोगे और फिर उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनाओगे और साथ ही साथ उसका एक एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनेगा, क्योंकि वो पार्टनर अब इस दुनिया में नहीं है तो उसके कैपिटल अकाउंट के साथ साथ उसका रिप्रेजेंटेटिव यानी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट भी बनेगा। उसके बाद इसमें पार्टनरशिप फर्म में लास्ट चैप्टर आता है जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी जब पार्टनरशिप फर्म को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप मीनिंग समझोगे और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कितने तरीके से हो सकता है वो आप यहाँ पर पढ़ोगे। फिर जो अकाउंट्स हैं उनको किस तरह से सेटलमेंट किया जाए, एसेट्स को किस तरह से वैल्यू निकाले जाए, लायबिलिटीज को किस तरह से सेटल किया जाए, जो प्रॉफिट बचा है उसको कैसे आपस में बांटा जाए या फिर प्रॉफिट कम पड़ गया है तो फिर पार्टनर्स कैसे आपस में लेकर आएंगे वो आप यहाँ पर सीखोगे। तो पार्टनरशिप फर्म के बाद आपका यूनिट थर्ड है जिसका नाम है कंपनी के लिए अकाउंटिंग किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले आप शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग सीखोगे, तो उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। कंपनी में कैपिटल को हम शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें एक व्यक्ति का पैसा नहीं लगा होता है, कई सारे व्यक्तियों का पैसा लगा होता है। तो पूरी कैपिटल में से कितना शेयर एक पर्सन ने लिया हुआ है इसको डिनोट करता है। ये डिटेल में आप समझोगे जब आप इस चैप्टर को करोगे। तो यहाँ पर आप थ्योरी पढ़ोगे कि शेयर क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, उसका नेचर क्या है, टाइप क्या है। फिर शेयर कैपिटल के लिए अकाउंटिंग सीखोगे कि अगर शेयर को इशू किया जा रहा है तो कैसे एंट्रीज करेंगे, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, पब्लिक सब्सक्रिप्शंस क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शंस क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। उसके बाद शेयर इशू अगर एट पार पर होता है तो क्या एंट्री होगी, एट प्रीमियम पर होता है तो क्या एंट्री होगी, अगर कोई शेयर होल्डर अपने पैसे एडवांस में दे देता है तो क्या एंट्री होगी, या फिर अगर कोई शेयर होल्डर अपने पैसे नहीं दे पाता तो किस तरह से एंट्री होगी। तो ये सब आप इसमें सीखोगे। उसके बाद एक कंसेप्ट है जिसका नाम है प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद है कि अगर कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं दे पाता है तो उसके शेयर्स को किस तरह से कंपनी जब्त कर लेती है, फोरफीट कर लेती है, फिर उसको दोबारा से किस तरह से वो री इशू करती है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। उसके बाद आ जाता है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स। ये एक तरह का लोन होता है, जैसे कि शेयर्स कैपिटल को शो करते हैं इस तरह से डिवेंचर्स लोन को शो करते हैं। तो डिवेंचर्स क्या होते हैं, इनको किस तरह से इशू करते हैं, एट पार पर इशू करने पर क्या एंट्री होगी, प्रीमियम पर इशू करने पर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, डिस्काउंट पर इशू करने पर क्या ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद अगर डिवेंचर्स को कैश में ना देकर कंपनी किसी एसेट के बदले में देती है तो किस तरह से उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद है कि जो डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट होता है, क्योंकि लोन है, अब लोन है तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फिर इन डिवेंचर्स को इशू करने पर किसी भी तरह का लॉस है तो उसको किस तरह से राइट ऑफ किया जाता है, ये आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। अगर आपकी बुक में TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है तो वो आप नहीं करोगे, ये आपके सिलेबस से बाहर है। तो यहाँ तक थी आपकी फर्स्ट बुक जो कि है आपकी 16 मार्क्स की। NPO आएगा आपका 10 नंबर का,
पार्टनरशिप आएगी आपकी 30 नंबर की और कंपनी आएगी आपकी 20 नंबर की। अब स्टार्ट हो जाती है आपकी सेकंड बुक, और सेकंड बुक जब आप लोगे तो दो ऑप्शन है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। पहली बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की और दूसरी बुक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की, और सेकंड पार्ट आपके 20 नंबर का है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें आप जितनी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखोगे। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम एनालिसिस क्यों करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या कमियां हैं वो सीखोगे। फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, उसको विश्लेषण किस तरह से किया जाता है, क्या टूल्स हैं हमारे पास, वो आप सीखोगे। तो जो टूल्स हैं वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो एनालिसिस एंड रेशो एनालिसिस। अब इनके लिए आपके पास अलग अलग चैप्टर होंगे आपकी बुक में। तो थ्योरी में आप पढ़ोगे कि रेशो का मतलब क्या होता है, इनके ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन एंड इनको फाइंड आउट करना, ये सीखोगे। और कौन कौन से रेशोज आपको करने हैं इन पर ध्यान देना। तो सबसे पहला रेशो आपको करना है लिक्विडिटी रेशो, जिसमें आता है करंट रेशो एंड क्विक रेशो। फिर आता है आपका सॉल्वेंसी रेशो, जिसमें आता है डेट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो। फिर आते हैं आपके इक्विटी रेशोज। इक्विटी रेशोज में आप पढ़ोगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज आ जाते हैं। इसमें आप कौन कौन से रेशोज पढ़ोगे वो ये हैं। सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, फिर ऑपरेटिंग रेशो, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, फिर नेट प्रॉफिट रेशो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये रेशोज आप पढ़ोगे। इससे ज्यादा अगर आपकी बुक में कोई रेशोज हैं तो आप उनको छोड़ सकते हो। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पढ़ोगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाना सीखना है, उसके अलावा और कोई मेथड आपको नहीं यूज करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली बुक आपकी यहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की। सबसे पहले आप पढ़ोगे कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये आप सब 11th क्लास में पढ़ चुके हो। फिर आप पढ़ोगे अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, यानी यहाँ पर आप एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर में पूरी तरीके से अकाउंटिंग बनाना सीखोगे। यानी जो अब तक अकाउंटिंग हमने ऑन पेपर की थी वही सारी आप अकाउंटिंग आप कंप्यूटर में करना सीखोगे। उसके बाद है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आप सबसे पहले कंसेप्ट फीचर्स सीखोगे। फिर DBMS का बिजनेस में क्या यूज है वो आप सीखोगे। फिर आप पेरोल बनाना सीखोगे, यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किस तरह से निकाली जाती है। तो पूरा कंप्यूटर में किस तरह से अकाउंटिंग वर्क करते हैं वो आप सीखोगे, थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल वर्क तक। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू, साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू।